तो अपन वापस देखते हैं कौन सा मौर्य काल देखते हैं। मौर्य काल से स्टार्ट होता है वापस से। ब्राह्मण के अनुसार शूद्र थे, ब्राह्मण साहित्य के अनुसार, जैन साहित्य के अनुसार ये क्षत्रिय थे, विशाखदत्त की मुद्र राक्षस के अनुसार ये वृषल थे यानी निम्न वर्णीय, रोमिला थापल के अनुसार ये वैश्य थे और सर्वाधिक मान्य मत है कि ये क्षत्रिय थे। ठीक है। फिर आगे आते हैं कौन से, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, इनको जो इतिहासकार है ना यूनानी, उन्होंने इनको सैंड्रोकोटस बताया, एंड्रोकोटस। और विलियम जोन ने चंद्रगुप्त को ही क्या बताया था, सैंड्रोकोटस। तो विलियम जोन्स जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाले थे। फिर सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर के सेनापति थे, उनके साथ इनका विवाद था, फिर उसने अपनी पुत्री की शादी इससे करवा दी थी। वो सब बकवास है, आगे देखें। इन्होंने, उसने अपना दूत था मेगास्थनीज, वो इसके दरबार में भेजा था और उसकी पुस्तक थी इंडिका। ठीक है। तो अपन देखें तो एरियन की पुस्तक थी इंडिका, पिलानी की पुस्तक थी कौन सी, नेचुरल हिस्ट्री, और टॉलमी की थी कौन सी, ज्योग्राफी, और अज्ञात लेखक था उसकी थी पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। ठीक है। तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी ये उसकी बुक थी जिसमें उसने भारतीय बंदरगाहों यानी कि भारतीय कोस्ट के बारे में कुछ बताया है। फिर पुस्तक में प्राचीन भारत के व्यापार वाणिज्य प्रमाणिक या अच्छी जानकारी देती है। ठीक है ये पुस्तक। तो सीधी बात ये है। और इसने निकेटर को 500 हाथी दिए थे। ये जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। चंद्रगिरी की पहाड़ी कर्नाटक पर संलेखनापत्ति इसने कर ली थी और फिर मर्यादा आई। फिर श्रवण बेलगोला में बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया है, गंग वंश शासक चामुंडराय ने। तो इसने नहीं करवाया, वो गंग वंश के शासक है चामुंडराय, उन्होंने करवाया। फिर बिंदुसार, ये आजीविक संप्रदाय उसका अनुयायी था। इसको सिंह सेन भी कहते हैं। ठीक है, जैन साहित्य में। और फिर यूनानी इतिहासकार है, उन्होंने इसको क्या बोला था, अमित्रोचेडस यानी अमित्र घात बोला है। फिर तिब्बत के इतिहासकार तारानाथ इसको महान शासक बताते हैं। तारानाथ के अनुसार इसने दक्षिण भारत पर अभियान किया था। यूनानी इतिहासकार एथिनियस के अनुसार इसने यूनान के शासक से मीठी शराब, अंजीर, सूखे मेवे, दार्शनिक मंगवाए थे। उसने सब कुछ भेजा पर दार्शनिक नहीं भेजा। ठीक है। इसके काल में तक्षशिला पे 2 बार आक्रमण हुआ था। पहला बार तो दमन ने पहला बार तो दमन किसने किया था, अशोक ने, और दूसरी बार दमन किसने किया था, उसको सुशीम ने। फिर नेपाल की खस जनजाति के विद्रोह को अशोक ने दबाया था इसके टाइम पे। फिर आया अशोक मौर्य। तो ये सब कुछ तो बकवास है, नीचे चलते हैं। ठीक है, नीचे चलो, नीचे चलो। हम्म। तो अपने शासन काल के 8वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग की राजधानी उस वक्त तोसली थी और खारवेल की हाथी गुफा अभिलेख के अनुसार कलिंग का राजा उस वक्त कौन था, नंदराज था। ठीक है। इस युद्ध में मतलब 1.5 लाख लोग मर गए थे, 1 लाख मर गए थे, 1.5 लाख युद्ध बंदी थे। ठीक है, पकड़ लिया था हमको। फिर उसके बाद उसने अपनी युद्ध नीति थी, युद्ध घोष की जगह धम्म नीति, धम्म घोष को अपना लिया था। और अशोक का धर्म क्या है, तो जय सिंह व हर्ष के दरबारी कलण की पुस्तक राजतरंगिणी के अनुसार भगवान शिव का भक्त था वो। तो कलण की पुस्तक है ना राजतरंगिणी, उसमें लिखा है कि ये शिव जी का भक्त था, कौन, अशोक। ठीक है। फिर अपन आगे चलते हैं। तो राजतरंगिणी को भारत इतिहास की प्रथम पाठ्य पुस्तक माना जाता है। आगे चले। अशोक ने श्रीनगर बसवाया था, वहां पे शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। अशोक ने नेपाल में ललितपुर और उसकी पुत्री चारुमती ने देवी पाटन शहर बसाया था। तो ललित पाटन, सॉरी, नेपाल में इसने तो ललित पाटन बसाया और इसकी पुत्री चारुमती ने कौन सा, देवी पाटन। फिर अपने शासन के 10 वर्ष में बोध गया गया था और 20वें वर्ष में ये कहाँ पे गया था, लुम्बिनी। कलन की राजतरंगिणी के अनुसार भगवान शिव का अनुयायी है ये। ठीक है। और मोगालीपुत्तिस के कारण बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया था, किसके में, बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया था ये। फिर महावंश दीपवंश के अनुसार सुशीम के पुत्र निग्रोध ने अशोक की बौद्ध धर्म में दीक्षित किया है। तो महावंश एवं दीपवंश के अनुसार सुशीम के पुत्र निग्रोध ने किया है इसको। पर दिव्यदान है और ह्वेनसांग है ना, उसके अनुसार तो बौद्ध भिक्षु था एक उपगुप्त, उसने इसको शिक्षा दी थी। तो कोई तो कह रहा है निग्रोध यानी सुशीम के पुत्र निग्रोध ने दी थी इसको, और कोई पता नहीं कुछ और कह रहा है। तो भ्राभु शिलालेख के अनुसार अशोक बौद्ध था और वह बौद्ध संघ धम्म की शरण की बात करता था, बौद्ध संघ एवं धम्म की। ठीक है। फिर अशोक का धम्म क्या है, तो कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने धम्म को अपनाया शासन के 8वें वर्ष में। धम्म बौद्ध धर्म का हिस्सा नहीं है, धम्म एक आचार संहिता है, सभी अच्छी बातों को समाहित किया है इसमें। अशोक ने धम्म यात्राओं का आयोजन करवाया, लेकिन इसमें समस्याओं का हल उसी स्थान पर किया जाता था। वर्तमान में इसी की तर्ज पे प्रशासन आपके जो भी एतवार वो चल रही है। ठीक है। 13वें वर्ष में अशोक ने धम्म महामात्र की नियुक्ति की थी और धम्म की शिक्षाओं को प्रसारित करने के लिए अशोक ने अभिलेख लगवाए।
फिर अभिशोक के कुछ लेख हैं जिसमें आते हैं शिलालेख। शिलालेख में भी 2 आते हैं, बृहद और लघु। शिलालेख होता है यानी पत्थर के ऊपर, फिर होता है स्तंभ। स्तंभ लेख यानी एक डंडे मतलब स्तंभ बना दिया उसके ऊपर। और गुहा अभिलेख होते हैं मतलब गुफा के अंदर। अब स्तंभ में भी 2 हैं, एक तो छोटा स्तंभ और एक लघु स्तंभ, मतलब लघु स्तंभ और एक बृहद स्तंभ, ठीक है? अब बृहद शिलालेख यानी ये तो पत्थर वाले हैं। तो इन अभिलेखों की संख्या है 14 और ये 8 जगह से प्राप्त होते हैं। तो 14 है पर 8 जगह से प्राप्त होते हैं। इनकी संख्या 3 है, ये गलत दे रखा है, क्या है? 3 है और 8 जगहों से मिलते हैं एवं 14 बिंदु बातें मिलती हैं, सॉरी। तो ये कह रहे हैं कि इनकी संख्या 3 है पर ये 8 जगहों से मिलते हैं और इन पे 14 बातें दे रखी हैं। ये ऐसे कह रहे हैं कि इन पे 14 बातें दे रखी हैं। तो शहबाजगढ़ी है, मानसेरा है, ये कहाँ पर है? ये पेशावर पाकिस्तान में मिलते हैं 8 जगह, ठीक है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ही है तो नहीं 8 ये है टोटल और ये 6 तो उनके स्टेट है, ठीक है? तो शहबाजगढ़ी और मानसेरा, ठीक है? ये है पाकिस्तान में। कालसी है कहाँ पे? उत्तराखंड में। जूनागढ़ और गिरनार ये वाले हैं गुजरात में। सोपारा महाराष्ट्र में। धौली चौकोड़ा उड़ीसा में और एरानगुड़ी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है? तो आंध्र प्रदेश में है एरानगुड़ी। तो ये इसके कुछ 8 शिलालेख हैं जो अपन को मिल रहे हैं, ठीक है? और इन पे 14 बिंदु लिखे हुए हैं कुछ-कुछ, ठीक है? तो शहबाजगढ़ी मानसेरा पाकिस्तान, कालसी उत्तराखंड, जूनागढ़ गुजरात, सोपारा महाराष्ट्र, धौली जगोड़ा उड़ीसा, एरानगुड़ी आंध्र प्रदेश। फिर प्रथम कलिंग प्रज्ञापन। तो 13वें अभिलेख में अशोक कलिंग युद्ध का वर्णन करता है, लेकिन लेकिन धौली और जगोड़ा के 13वें अभिलेख में अशोक समस्त प्रजा को अपनी संतान बताता है, ठीक है? तो ये ऐसा है कि इन सब के जो भी 13वां पॉइंट लिख रहा है जिसमें 14-14 पॉइंट लिख रहे हैं हर में 14 बातें लिख रही हैं, उसमें 13वें में ये हर जगह लिखता है कि कलिंग का युद्ध। पर जो कलिंग वाले में जो इसने 13वां पॉइंट है उसमें कहता है कि कलिंग का युद्ध नहीं, तुम सब मेरे बच्चे हो, ठीक है? फिर इसमें अशोक की व्यक्तिगत जानकारी मिलती है लघु शिलालेखों में, ठीक है? तो ये कहाँ-कहाँ पे? मस्की कर्नाटक में है, गुजरा एमपी में है, नेट्टूर कर्नाटक और दिलगोलेम कर्नाटक, भ्राभू शिलालेख ये है अपने राजस्थान में, ब्रह्मगिरी, रामेश्वर और जटिंग रामेश्वर ये भी कर्नाटक में, तो सारे कर्नाटक में है, सिर्फ भ्राभू और गुजरा को छोड़ के, ठीक है? तो जैसे मास्की, गुजरा, नेट्टूर इनसे तो इनका नाम मिलता है अशोक का ओरिजिनल नाम और बाकी पे इसका नाम दिया हुआ है देवानाम प्रियदर्शी, ठीक है? फिर भ्राभु से अशोक के धर्म की जानकारी मिलती है, अपन ने पढ़ाई है। फिर है स्तंभ शिलालेख, स्तंभ लेख कह लें उनको, तो इसमें आते हैं पहले बृहद स्तंभ लेख। इनकी संख्या कितनी है? 7 है और 6 स्थानों से प्राप्त होते हैं। पहला है प्रयाग प्रशस्ति, दूसरा है दिल्ली टोपारा, फिर दिल्ली मेरठ, फिर लौदिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज और रामपुरवा। तो प्रयाग प्रशस्ति यह मूल रूप से कौशाम्बी में था पहले तो ये। फिर अकबर ने इसे प्रयाग इलाहाबाद में स्थापित करवाया था, ठीक है? अकबर उठा के ले आया था इसको। तो अकबर ने इसे प्रयाग इलाहाबाद में स्थापित करवाया। अशोक का लेख है, इसमें रानी का लेख है, समुद्रगुप्त का लेख है, बीरबल का लेख है, जहांगीर का लेख है। तो यहाँ पे देखो अशोक का भी लेख है, रानी का भी लेख है, समुद्रगुप्त ने भी लिखवा दिया इसके ऊपर खुद का नाम, बीरबल ने भी लिखवाया, जहांगीर ने भी लिखवाया, सबने अपना अपना नाम ठोक दिया इसके ऊपर प्रयाग प्रशस्ति पे। फिर दिल्ली टोपारा तो एकमात्र अभिलेख है जिसमें पूरे 7 अभिलेख प्राप्त होते हैं। तो देखो इसमें क्या सीन है ना, जैसे ये बृहद स्तंभ है पर इन पे कुछ 7 पॉइंट लिखी हुई हैं। ठक 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 मतलब 7 चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है? तो एकमात्र अभिलेख जिसमें पूरे 7 अभिलेख प्राप्त होते हैं, इसे फिरोज तुगलक ने दिल्ली में स्थापित कराया था। तो फिरोज तुगलक फिर इसको लेके आ गया था दिल्ली टोपारा वाले को, ठीक है? तो अपन को एक बात याद रखना है ये। फिर 7वें अभिलेख में जैन धर्म और आजीविक संप्रदाय का उल्लेख मिलता है और 7वें अभिलेख में क्या है? जैन धर्म और इनका भी उल्लेख मिलता है। फिर दिल्ली मेरठ तो कौन-कौन से हो गए? प्रयाग प्रशस्ति, दिल्ली टोपारा, दिल्ली मेरठ। मूल रूप से मेरठ में था परंतु फिरोज शाह ने दिल्ली में ले आया इसको। फिरोज शाह को चैन नहीं था। फिर लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरराज और रामपुरवा ये सब है बिहार में, ठीक है? फिर लघु स्तंभ इसमें अशोक की राजनीतिक घोषणाएं मिलती हैं लघु स्तंभों में। तो सांची अभिलेख है और सारनाथ अभिलेख भी बोल सकते हैं उसको। तो उपयुक्त अभिलेखों में दोनों अलग-अलग हैं, सांची और सारनाथ। पर उपयुक्त अभिलेखों में अशोक बौद्ध संघ में फूट डालने वालों को चेतावनी देता है। कहता है कि कैदी सफेद वस्त्र धारण करते हैं और कारागृह का रहने योग्य स्थान नहीं है। तो ये ऐसे बस इतना सा उनको डरा रहा है फूट डालने वालों को, क्योंकि कैदी सफेद वस्त्र धारण कर रहे हैं और कारागृह रहने योग्य नहीं है, नहीं तो तुमको डाल दूंगा अंदर नाटक करोगे तो। फिर रुमनदेही अभिलेख तो इसमें मौर्य साम्राज्य की आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है और अशोक ने भू राजस्व घटाकर 1/6 से 1/8 कर दिया था, ठीक है? फिर गुहा अभिलेख तो अशोक ने आजीविक साधुओं को ये गुफा का निर्माण करवाया था और बस यही है।
अशोक ने अभिलेख प्राकृत और प्रादेशिक स्थानीय में लिखवाए थे। ठीक है? अशोक के अभिलेखों की लिपियाँ ब्राह्मी लिपि है, खरोष्टी है, अरामाइक है और ग्रीक यूनानी है। फिर आगे चलें तो टिफ़ल टिफ़नथलर जो भी है, टिफ़िनथलर ने अशोक के अभिलेखों की खोज की, जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा है, ठीक है? तो जेम्स प्रिंसेप ने तो पढ़ा है और टिफ़लिंथर ने ना खोज की थी इसकी। फिर सरकुना कंधार अभिलेख है एक, तो सर ए कुना कहते हैं इसको। यह अशोक का अभिलेख द्विभाषीय है और इसे ग्रीक और अरामीक 2 लिपियों में लिखा गया है, ठीक है? कंधार जो अभिलेख है ना, उसकी बात कर रहे हैं। तो कंधार अभिलेख को 2 भाषाओं में लिखा गया है, ग्रीक में भी और अरामीक में भी, अरमाइक में भी, ठीक है? फिर बृहद्रथ, अगला आता है बृहद्रथ। तो बाणभट्ट की हर्षचरित के अनुसार अंतिम मौर्य शासक था ये, ठीक है? बाणभट्ट हर्ष के काल में था, उसने इसके बारे में लिखा है, बोलो गजब है। फिर सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने इसकी हत्या कर दी थी। अपन को बस ये याद रखना है, आगे चले अपन, ठीक है भाई। फिर अपन इसमें आगे देखते हैं। डी आर भंडारकर ने अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखा है। क्या करूँ तो लिखा है, तो गुफाओं के नाम यहाँ पे था कर्ण चौपड़, सुदामा, विश्व चौपड़ी, ठीक है? अब कला देख लेते हैं इनकी। तो राजकीय कला महल, मेगास्थनीज और स्ट्रैबो चंद्रगुप्त महलों की प्रशंसा करते हैं, पाटलिपुत्र के नगर नियोजन की प्रशंसा करते हैं। एरियन ने इन्हें एक वेतना सूसा के महल से अत्यधिक सुंदर बताता है। तो एरियन इन्हें किसके एक वेतना सूसा के महल से अधिक सुंदर बताता है? एरियन, मेगास्थनीज और स्ट्रैबो और एरियन। फिर चीनी यात्री फाहायान के अनुसार इस प्रकार के महलों का निर्माण दैत्य कर सकते हैं और बुलंदीबाग पटना से महलों के साक्ष्य मिलते हैं। फिर स्तंभ, तो सारनाथ स्तंभ, इसके फलके पर 4 सिंह हैं और इस पर भगवान बुद्ध से संबंधित प्रतीक हैं, जैसे हाथी है, सांड है, घोड़ा है, सिंह है। हाथी होता है उनका जन्म, सांड होता है, फिर जो भी है, अब यार मैं भूल गया ना, घोड़ा उनका ग्रह से निकलने वाला होता है, जो भी है, और सिंह होता है जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। सांड वाला याद नहीं आ रहा, हाथी तो उनके जन्म का है। फिर अशोक चक्र में 32 तीलियां हैं, सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है ये। तो सांची स्तंभ में 4 शेर हैं, रामपुरवा में सांड है, संकीसा में हाथी है और रुम्मनदेई में घोड़ा है। तो सांची में 4 शेर, रामपुरवा में सांड, संकीसा में हाथी और रुम्मनदेई में घोड़ा। कुछ इतिहासकार के अनुसार अशोक के स्तंभ डेरियस के स्तंभों की नकल है, ठीक है? पर लेकिन वास्तविकता में दोनों अपर्याप्त असमानता है, ये क्वेश्चन ठीक है। फिर आगे चलें अपन। तो स्तूप देखें, अशोक ने कितने स्तूप 84,000 का निर्माण करवाया था। और प्रमुख स्तूप में देखें, सांची स्तूप है, मौर्य काल में बना था, शुंग वंश के समय इसका विस्तार हो गया था, ठीक है? निर्माण तो मौर्य काल में हो गया था। इसके तोरण द्वार पर भगवान बुद्ध के प्रतीक, शिक्षाएं, बुद्ध की घटनाओं का लौकिक चित्रण है। और धर्मरजी का स्तूप सारनाथ में है और एक धर्मरजी का स्तूप कहाँ पर है? तक्षशिला में है। तो ये किसने बनवाए थे? अशोक ने। फिर स्तूप परिचय, स्तूप का पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है? और शाब्दिक अर्थ है इसका ढेर, तो ढेर है। फिर प्रमुख स्तूप देख लें, पीपरवा स्तूप प्राचीनतम स्तूप है, भगवान बुद्ध के अवशेषों के साक्ष्य मिले हैं यहाँ से, पीपरवा से, ठीक है? फिर धामेक स्तूप सारनाथ में स्थित है, निर्माण गुप्त काल में हुआ है इसका, प्लेटफॉर्म पर नहीं बना हुआ है ये। तो ये धामेक गुप्त काल में बना है, ठीक है? और ईंटों से निर्मित है ये। फिर अमरावती स्तूप संगमरमर का बना हुआ था व्यापारियों द्वारा, अब नहीं है, ठीक है? तो ये है। तो अपन को 3 स्तूप, पीपरवा सबसे पुरानी, धम्मेक वाला सारनाथ में जो गुप्त काल में है, ठीक है? और एक है अमरावती जो संगमरमर का था। फिर है कुछ स्तूपों के प्रकार, शारीरिक, इनकी संख्या कितनी है? 9। ये ओरिजिनल है जो भगवान बुद्ध से जुड़े हुए हैं। 8 में तो भगवान बुद्ध के अवशेष हैं और 1 में बर्तन है, ठीक है? फिर है परिभोगिक, तो भगवान बुद्ध से संबंधित वस्तुएं इनमें रखी गई हैं, जैसे भिक्षा पात्र, पादुकाएं, ठीक है? शारीरिक अलग है, फिर पारिभोगिक अलग है। फिर उद्देशिका, उद्देशिका है उन स्थलों पे जहाँ पे बुद्ध गए थे या फिर उनसे संबंध है कुछ, तो भगवान बुद्ध से संबंधित स्थलों पर इनका निर्माण करवाया है उद्देशिका का। और पूजार्थक, यानी आस्था के फलस्वरूप लोगों ने करवा दिया कहीं पे भी, वो है पूजार्थक, ठीक है? तो बस यही है। इसमें छत्रावली होती है ऊपर की, फिर हर्मिका होता है, ये अंड होता है जिसमें ये गोला, इसमें डाली जाती है उनके अस्थियां वगैरह, तोरण ये है, बस यही है। फिर चैत्य, चैत्य क्या है? बौद्ध धर्म के पूजा गृह हैं और कार्य का चैत्य सबसे बड़ा है, ठीक है? फिर विहार,
बौद्ध धर्म के आश्रम है, विहार, ठीक है? फिर गुफाएँ, तो अशोक ने विश्व झोपड़ी, सुदामा, कर्ण चौपड़ गुफाओं का निर्माण करवाया। फिर दशरथ ने गोपिका गुफा का निर्माण करवाया। दशरथ कौन था? इसका पोता था, ठीक है? अशोक का। गोपिका गुफा का निर्माण करवाया दशरथ ने। फिर बराबर गुफाओं का निर्माण भी मौर्य काल में ही हुआ है, ठीक है? और ये कुछ इतिहासकारों ने अशोक के स्तंभ को भी तो अपन ने देख लिया। फिर लोक कला क्या है? मथुरा के पास परखम के यक्ष की मूर्ति मिलती है, जिसे क्या कहते हैं? मणिभद्र कहते हैं। परखम मथुरा में मिलती है, परखम की। फिर मथुरा के पास बड़ोड़ा बड़ोरा से एक यक्ष पटना के से एक मथुरा के पास बड़ोड़ा से एक यक्ष पटना के पास दीदारगंज से। क्या मजाक है, क्या लिखा है गंदा सा। तो एक यक्ष पटना के पास दीदारगंज से मिलती है, ठीक है? एक यक्षिणी की मूर्ति मिलती है, ठीक है? दीदारगंज से एक यक्षिणी की मूर्ति मिली है, जिसे चमार ग्रहणी कहा गया है या चवर ग्रहणी कहा गया है, ठीक है? फिर बुलंदी बाग से नर्तकी की मूर्ति मिलती है और रथ का एक पहिया मिलता है, तो कहाँ से? बुलंदी बाग, पटना। फिर धौली उड़ीसा में पत्थर को काटकर हाथी बनाया गया है। फिर इस काल में यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियों का निर्माण हुआ है सबसे ज्यादा तो। और राजघाट से त्रिमुखी यक्ष प्राप्त हुए हैं, और बेसनगर मध्य प्रदेश से भी। तो राजघाट से एक त्रिमुखी यक्ष, ठीक है? और बेसनगर का जो बेसनगर में मध्य प्रदेश में जो बेसनगर है, वहां से भी यक्ष मिला है, ठीक है? फिर है, तो क्या क्या है? मथुरा से भी परखम, जिसे मणिभद्र यक्ष कहते हैं। दीदारगंज, जो अपना पटना यूपी है, पटना, ठीक है? वहां से क्या मिला? चमार ग्रहणी। फिर बुलंदी बाग से नर्तकी और रथ का पहिया, ये भी बिहार में है। धौली उड़ीसा से पत्थर को काट के हाथी। फिर राजघाट से त्रिमुखी यक्ष, और बेसनगर में एमपी से यक्ष की मूर्ति एक और मिली है। मौर्यकालीन प्रशासन, तो सम्राट हुआ करता था, राजतंत्रात्मक था, निरंकुश था, ठीक है? और केंद्रीकृत था, वंशानुगत था, ठीक है? ये सब था। और इसके सप्तांग सिद्धांत दिया था इसने, चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत, ठीक है? राजा, अमात्य, राष्ट्र, दुर्ग, कोश, दंड, मित्र। तो मित्र के पास उपयुक्त सभी 6 चीजें होनी चाहिए, ठीक है? तभी उसको मित्र बनाना चाहिए, है ना? चाणक्य का सप्तांग सिद्धांत क्या है? राजा होना चाहिए वह, अमात्य होना चाहिए उसके पास में, राष्ट्र होना चाहिए, दुर्ग भी होना चाहिए उसका, कोश भी होना चाहिए, दंड भी देने के लिए सेना होनी चाहिए, और एक मित्र होना चाहिए। फिर शासक, तो राजत्व का देवीय सिद्धांत प्रचलन में था, ठीक है? इसलिए शासकों को देवा नाम प्रिय उपाधि। तो ये कहते थे कि जो राजा है ना, वो देवताएं हैं, बस यही है। राजा की सहायता के लिए 18 मंत्री होते थे, जिन्हें तीर्थ कहा जाता था, ठीक है? फिर उपदा, उपदा परीक्षण, तीर्थ या मंत्रियों के लिए आयोजित परीक्षा होती थी, उपदा परीक्षण। और मंत्रण, 3 या 4 प्रमुख मंत्री होते थे मंत्रण में, ठीक है? और परीक्षा, परीक्षा होती थी मंत्रिमंडल, ठीक है? तो मंत्रण 3 या 4 प्रमुख मंत्री, परीक्षा मंत्रिमंडल। और उपदा परीक्षण तीर्थ या मंत्रियों के लिए आयोजित परीक्षा होती थी, उपदा परीक्षण। फिर आगे चलते हैं, प्रमुख तीर्थ। प्रमुख तीर्थ में पुरोहित, युवराज, सेनानी, समर्थ। समर्थ कौन था? तो पुरोहित, युवराज, सेनानी तो अपन समझ गए। फिर समर्थ कौन था? राजस्व अधिकारी था। सानी दत्ता कौन सा? कोषाध्यक्ष था। फिर क्रमांतिका, क्रमांतिका कौन था? शाही कारखानों का प्रमुख था, जो कारखाने थे ना उनका, क्रमांतिक। फिर आंत्रवर्षिका, तो आंत्रवर्षिक कौन था? अंगरक्षक था ये, सेना का प्रमुख हुआ करता था, अंगरक्षक सेना का प्रमुख। आंत्रवर्षिक। फिर आटविक, आटविक कौन था? वन विभाग का प्रमुख था, आटविक। फिर प्रशास्ता, प्रशास्ता कौन था? पत्रचार विभाग का प्रमुख था, जो एक दूसरे को पत्र भेजते हैं ना अपन, कम्युनिकेशन, एक तरीके से वही लेटर वेटर को, प्रशास्ता। फिर दौपरिक, दौपरिक कौन था? राजमहल की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला, दौपरिक। फिर दुर्गपाल, दुर्गों का प्रमुख था। अंतपाल कौन था? सीमांत रक्षा प्रमुख था, अंतपाल। प्रदेष्टा, न्यायाधीश या फौजदारी था ये, फौजदारी न्यायाधीश था, प्रदेष्टा। और व्यवहारिक कौन था? न्यायाधीश था दीवानी मामलों का। तो व्यवहारिक न्यायाधीश दीवानी मामलों का, प्रदेष्टा न्यायाधीश फौजदारी मामलों का, अंतपाल सीमांत रक्षा प्रमुख था, दुर्गों का प्रमुख दुर्गपाल। दौपरिक कौन था? राजमहल की आवश्यकताओं को पूरी करने वाला। प्रशासता कौन था? पत्रचार विभाग का प्रमुख। आठवें कौन था? वन विभाग का प्रमुख। और अंतवर्षीय कौन था? अंगरक्षक सेना का प्रमुख। सिंचाई कारखानों का प्रमुख कौन था? क्रमांतिक, कोषाध्यक्ष, समाहर्ता, राजस्व अधिकारी। फिर इन तीर्थ के अधीन 26 विभाग होते थे, जिसके प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता है। इन तीर्थ के अधीन 26, तो ये जो भी थे ना ये सब, इनके अधीन 26 विभाग होते थे, जिसके प्रमुख को अध्यक्ष कहा जाता था, ठीक है?
फिर कुछ प्रमुख अध्यक्ष जैसे मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का, फिर एक लक्षणाध्यक्ष टकसाल का, लवणाध्यक्ष नमक का, गणिकाध्यक्ष वेश्यावृत्ति विभाग का, सूराध्यक्ष आबकारी का, सोनाध्यक्ष बूचड़ खाने का प्रमुख, फिर महामात्य सर्व गुप्तचर विभाग का, महामात्य सर्व, फिर कोषाध्यक्ष वन विभाग का, अकराध्यक्ष खान विभाग का। ठीक है। फिर प्रांतीय प्रशासन। तो मौर्य काल में 5 प्रांत थे। प्रांत को चक्र कहा जाता था। ठीक है, प्रांत को क्या कहते थे? चक्र कहते थे। और सामंत राजकुमारों को प्रांतपति नियुक्त किया जाता था। कौन सा? प्रांत का पति। फिर आगे चले अपन, तो इसमें कौन कौन थे? तो उत्तरापथ पे तक्षशिला थी, उसकी राजधानी। फिर अवंतीपथ पे कौन था? उज्जैन थी। ठीक है। और फिर दक्षिणापथ पे थी सुवर्णगिरी। ठीक है। और कलिंग पथ पे थी तोसली। ठीक है। और फिर ये खुद की तो थी राजधानी पाटलिपुत्र। ठीक है। फिर इन्होंने कैसे बांटा था? तो इनके विषय था सबसे पहले, फिर स्थानिक जिसमें 800 गांव आते थे, फिर द्रोणामुख जिसमें 400 गांव, फिर खारबटिक 200 गांव, संग्रहण 100 गांव और गांव। तो गांव, संग्रहण, खारबटिक, द्रोणामुख, स्थानिक और विषय। तो ऐसे इन्होंने प्रांतों को बांटा था। सबसे पहले विषय, फिर स्थानिक, फिर द्रोणामुख, फिर खारबटिक, संग्रहण, गांव। विषय, स्थानिक, द्रोणामुख, खारबटिक, संग्रहण, गांव। फिर सैन्य प्रशासन, तो मैगस्तीनी के अनुसार सेना का प्रशासन 6 समितियां संभालती थी। प्रत्येक समिति के 5 सदस्य होते थे। ठीक है। और सेना की विभिन्न अंग कौन कौन से? पैदल सेना, घुड़सवार सेना और हाथी सेना, रथ सेना, नौसेना तथा रसद सेना। तो ये थे। फिर नगरीय प्रशासन, मेगास्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन 6 समितियों द्वारा संचालित होता था। प्रत्येक में 5 सदस्य थे। ठीक है। और एस्ट कौन सा है? एस्टेनोमोई नगर प्रशासक मेयर को कहते थे एस्टेनोमोई। फिर एग्रोनोमोई कौन था? सड़क या भवन निर्माण अधिकारी होता था। तो सड़क या भवन निर्माण करने वाला तो होता था एग्रोनोमोई। और एस्टेनोमोई होता था नगर का प्रशासक या मेयर कह सकते हैं जिसको आज के टाइम पे। एस्टेनोमोई और एग्रोनोमोई। ठीक है। फिर न्याय प्रशासन में देखें तो दीवानी न्यायालय, फौजदारी न्यायालय हुआ करते थे। तो दीवानी न्यायालय में होता था धर्मस्थीय और व्यावहारिक जज। ठीक है। धर्मस्थीय और व्यावहारिक जज। और फौजदारी में होता था कंटक शोधन, प्रदेष्टा। तो ये होते थे। तो फौजदारी न्यायालय में तो होते थे कंटक शोधन, प्रदेष्टा। और दीवानी न्यायालय में होते थे धर्मस्थीय और व्यावहारिक जज। फिर रज्जुक, रज्जुक कौन था? जनपदीय क्षेत्रीय न्यायालय होता था। तो रज्जुक, इसकी नियुक्ति सर्वप्रथम नियुक्ति अशोक ने की थी रज्जुक की। ये क्षेत्रीय न्यायाधीश था कौन? रज्जुक। तो इसकी नियुक्ति किसने की? अशोक ने। मेगास्थनीज के अनुसार न्याय प्रक्रिया अच्छी व सरल थी और भारतीय लोग ताले नहीं लगाते थे। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में सोना पैदा करने वाली चिड़िया होती थी। क्या बात है। फिर 3 मामलों में मृत्युदंड दिया जाता था। राजद्रोह में, कारीगर को नुकसान पहुंचाना और कर चोरी करने पे। तो कर चोरी करने पे डायरेक्ट ही मृत्युदंड देते थे। फिर गुप्तचर प्रशासन, गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था महामात्य सर्प। कौन सा है ये यार? पढ़े ही नहीं जाते। तो महामात्य सर्प। ठीक है। गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। तो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था। गुप्तचरों का विभाग का प्रमुख कौन होता था? महामात्य सर्प। और इनको गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था। गुप्तचर 2 प्रकार के होते थे। संस्था, एक ही स्थान पर रहकर सूचना एकत्रित करने वाले, ये तो होते थे संस्था। और संचार, ये घूम घूम कर जासूसी करने वाले। ठीक है। तो एक ही स्थान पर रहकर सूचना एकत्र कर रहे हो तो संस्था, और घूम घूम कर किसी के पीछे लगी गए वो होते हैं संचार वाले। फिर सामाजिक स्थिति, तो पितृसत्तात्मक थी। समाज 4 भागों में विभाजित था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी। फिर वर्ण संकर जातियां नगरों से बाहर रहती थी, जैसे निषाद, श्वेपाक, उग्र और अम्बष्ट। फिर चाणक्य के अर्थशास्त्र में कुलीन महिलाओं को क्या कहा गया है? अनिकाशिनी। तो कुलीन महिलाओं को क्या कहा गया है? अनिकाशिनी। तो कुछ ये जातियां जिनको ये अच्छी जातियां नहीं मानते थे उनको तो बाहर रखते थे, जैसे वर्ण संकर जातियां, जैसे निषाद, स्वपाक, उग्र और अम्बष्ट। ठीक है। फिर सती प्रथा और बाल विवाह का प्रचलन नहीं था।
तो सती प्रथा नहीं होती थी, बाल विवाह नहीं होता था। विधवा विवाह का प्रचलन कम हुआ। वे विधवा महिलाएं जो पुनर्विवाह नहीं करती थी उन्हें छंदवासिनी कहा जाता था। छंदवासिनी कौन थी? विधवा महिलाएं जो पुनर्विवाह नहीं करती थी। फिर वेश्यावृत्ति राज्य के नियंत्रण में होती थी पर राज्य के नियंत्रण में थी। ठीक है। और जाति व्यवस्था आरंभ हो चुकी थी इस टाइम पे, सबसे बड़ी चीज तो ये है। फिर आगे चलें। वेश्याओं को गणिका कहा जाता था। स्वतंत्र वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को रूपा जीवा कहा जाता था। तो जो स्वतंत्र वेश्यावृत्ति कर रही है वो रूपा जीवा है, जैसे राज्य के अंडर में नहीं कर रही है। फिर पुरुष कलाकारों को रंगापजीवी कहा जाता था। पुरुष कलाकारों को क्या कहते हैं? रंगापजीवी। 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 और महिला कलाकारों को रंगोपजीवनी। रंगोपजीवनी महिलाओं को। फिर मैगस्थनीज के अनुसार भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक है। अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है, पर अर्थशास्त्र तो कह रहा है, ठीक है, अशोक ने युद्ध बंदियों को उत्पादन के कार्य में लगाया था। मेगास्थनीज के अनुसार भारत में अकाल नहीं पड़ते थे। मेगास्थनीज को तो कुछ भी लगता था। फिर शाह गोरा और महास्थान नामक अभिलेखों से अकाल रात कार्यों की जानकारी मिलती है। देखो गजब ही है, मेगास्थनीज कुछ करके ही नहीं गया। शाह गोरा और महास्थान नामक अभिलेख से, ठीक है, तो यहाँ से तो अकाल की जानकारी मिल रही है। फिर मेगास्थनीज ने शिव को डायोनीसस और कृष्ण को हेराक्लिस कहा है। तो शिव को तो क्या कहा है उसने? डायनोसिस। डाय डायोनीसस और कृष्ण को हेराक्लिस। सही है भाई। फिर उसके अनुसार भारतीय देवताओं की मूर्तियां बनाते थे, और उसके अनुसार भारतीयों को लिखना नहीं आता था। तलाक को मोक्ष कहते थे। गजब है यार, कुछ भी लिख के गया है ये मेगास्थनीज तो। फिर आर्थिक स्थिति, तो कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। देव मात्रक बिना सिंचाई के साधनों के अच्छी फसल पैदा करने वाली भूमि कहलाती थी। कौन सी? देव मात्रक, जिसमें बिना सिंचाई के अच्छी फसल। ठीक है। फिर राजकीय भूमि होती थी जो सीता कहा जाती थी। इस भूमि से 1/2 कर वसूला जाता था, आधा। ठीक है, तो सीता राजकीय भूमि। फिर भाग भू राजस्व जो 1/6 था। तो भाग कितना था? भू राजस्व कितना था भाग पे? देखो 2-3 तरह की यहाँ पे भूमि बताई है। जैसे देव मात्रक जहाँ पे बिना सिंचाई के अच्छी फसल पैदा हो रही है। फिर एक है राजकीय भूमि जो सीता है, जहाँ से आधा 1/2 वसूला जा रहा है। फिर भाग, भाग कहते हैं जो भू राजस्व जहाँ से 1/6 है। ठीक है। फिर सेतुबंध, सेतुबंध क्या है? यूनानी इतिहासकारों के अनुसार सिंचाई कर था सेतुबंध। तो ये सिंचाई को कर है कौन सा? सेतुबंध। और जो कितना हुआ करता था? 1/5 से 1/3 था। फिर वेगार प्रथा थी, उसको विष्टि कहा जाता था। उद्योग धंधे विकसित अवस्था में थे, राज्य के नियंत्रण में थे। सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। अर्थशास्त्र में कुमार का उल्लेख नहीं है। ठीक है। ठीक है। फिर मुद्रा प्रणाली का आरंभ हो चुका था इस टाइम पे, जिसमें सोने का सिक्का होता था सुवर्ण, चांदी का होता था कापाषरण और या धरण या पण, और तांबे का होता था भाषक या काकणी। फिर यह सिक्के आहत या पंचमार्क सिक्के थे। ठीक है। फिर हिरण्य, हिरण्य होता था नगद कर, और विष्टि होता था बेगार प्रथा। हिरण्य तो होता था नगद जो देते थे, और विष्टि बेगार। सिक्कों की शुद्धता की जांच करने वाले अधिकारी को रूपक कहते थे। ठीक है। तो ये हो गया अपना मौर्य का। अगला अपना वंश आता है, वो है कौन सा? सातवाहन। तो सातवाहन, सातकर्णी प्रथम आता है। इस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था ये। जानकारी कहाँ मिलती है? नागणिका के नानाघाट अभिलेख से। कहाँ के? नागणिका के नानाघाट अभिलेख। फिर इसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और 1 राजसूय यज्ञ करवाया था। राजसूय अपन को पता ही है, और अश्वमेध, राजसूय तो किसके लिए था? जो राज्याभिषेक के लिए था। और जो अपना अश्वमेध था ये किसके लिए था? घोड़े भगाते थे उसके लिए। ठीक है, साम्राज्य विस्तार के लिए। फिर है कौन सा? पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी नामक पुस्तक में इसे कौन सा कहा गया है? एल्डर सारगोनस। तो सारगोन्स कहा गया है इसको। पता नहीं कौन लिख के गया है ये पुस्तक। एल्डर सारगोन्स कहा गया है इसको, सतकर्णी प्रथम को। फिर हाल आया। हाल एक इंटेलिजेंट शासक था। इसने पुस्तक लिखी थी गाथा सप्तशती, और इसमें कुछ कहानियां हैं। कौन सी? प्रेम कहानियां लिखी है भाई ने। फिर प्राकृत भाषा में लिखे हैं ये। दरबारी विद्वान थे इसके टाइम पे। कौन? गणाढ्य। गणाढ्य उसकी किताब थी कौन सी? व्रत कथा। व्रत कथा गणाढ्य की। व्रत कथा पर आधारित पुस्तकें कौन कौन सी है? क्षेमेंद्र ने लिखी थी व्रत कथा मंजरी। फिर सोमदेव ने लिखी थी कथा चरित सार।
सागर, कथा चरित सागर सोमदेव की, और क्षेमेंद्र ने लिखी थी वृहत कथा मंजरी। और वो किस पे है? वृहत कथा पे आधारित है ये दोनों भी। तो गणाढ़ ने किए हैं, गणाढ़ ने। फिर सर्ववर्मन हुआ करता था, जिसने लिखी थी कातंत्र। कातंत्र विषय वस्तु थी कि इसकी संस्कृत व्याकरण, सर्ववर्मन की कातंत्र। फिर आया गौतमी पुत्र सातकर्णी, इसको कहते थे आगमन निलय। आगमन निलय, वेणु कटक स्वामी, आदित्य ब्राह्मण। फिर एक था त्रिसमुद्र तोय पितावाहन। कौन सा? त्रिसमुद्र तोय पितावाहन। ये सब इसकी उपलब्धियां हैं, किसकी उपाधियां हैं? गौतमी पुत्र की। तो आदित्य ब्राह्मण। फिर ये घोड़े, इसके घोड़े 3 समुद्र का पानी पीते थे। क्या बकवास है यार ये। इसने वैदिक मार्ग एवं वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया था। वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित किया और वैदिक मार्ग को भी। फिर अंतरजातीय विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया इसने, और वेणुकटक नामक शहर बसाया था इसने। इस शासक की जानकारी उसकी माता गौतमी बालाश्री की नासिक प्रशस्ति से मिलती है। गौतमी बालाश्री इसकी माता थी, उससे मिलती है। इसने शक शासक नहपान को पराजित किया था। किसको? नहपान को। और उसके सिक्कों पर अपना नाम लिखवाया था। ठीक है। फिर एक धर्मनिरपेक्ष शासक था ये। फिर इसने नासिक बौद्ध संघ को अजकालिकीय गांव और काले बौद्ध संघ को करजक गांव भेंट किए थे। तो नासिक के जो बौद्ध संघ है उसको तो अजकालिकीय गांव, और काले के जो बौद्ध संघ है वहां को कौन सा? करजक गांव भेंट किए थे। फिर आया वशिष्ठी पुत्र पुलमावी। पुलमावी, तो इसमें पुराणों में इसको क्या कहा है? पुलोमा। ये प्रथम शासक था जिसके अभिलेख आंध्र प्रदेश से मिलते हैं। अभिलेखों में इसे दक्षिणापथेश्वर कहा गया है। और इसने शक शासक रुद्रदमन ने इसे 2 बार पराजित किया था। तो फिर ये जो शक शासक है रुद्रदमन, उससे हार गया था और अपनी पुत्री का फिर विवाह करवा दिया था इसने रुद्रदमन। नहीं सॉरी, फिर इसने रुद्रदमन की पुत्री से विवाह किया था। तो पहले तो ये ससुर से हार गया, फिर ससुर की लड़की को शादी करके लिया। गजब आदमी है यार। फिर इसने नवनगर नामक शहर बसाया। कौन सा? नवनगर। फिर यज्ञश्री शतकर्णी। तो यज्ञश्री शतकर्णी कौन था? इसके सिक्कों पर जहाज, नाव, मछली, सीप आदि के चित्र मिलते हैं। इसने समुद्री व्यापार पर अधिक ध्यान दिया था। किस पे? समुद्री व्यापार पे। फिर सातवाहन वंश की विशेषता क्या है? तो इनकी राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन महाराष्ट्र में थी। पुराणों में इन्हें आंध्र भृत्य कहा गया है। क्या कहा गया है? आंध्र भृत्य। फिर मात्र सत्तात्मक समाज हुआ करता था इनका। शासक अपने नाम के आगे माता के गोत्र का प्रयोग करते थे। किसके? माता के गोत्र का प्रयोग। और इन्होंने सीसे पोटीन के सिक्के चलाए थे। किसके? सीसे और पोटीन के। भाषा इनकी प्राकृत हुआ करती थी। और सर्वप्रथम ब्राह्मणों को भूमि दान भी इन्होंने ही दिया था। भूमि अनुदान। ठीक है। कालांतर में सामंती प्रथा की शुरुआत हो गई जिसके कारण। ठीक है। फिर इंडो ग्रीक आए। इंडो ग्रीक अपने सिलेबस में नहीं है। फिर आता है कुषाण वंश। तो कुषाण, इसका संस्थापक था कुशल कड़फिसेस, और इसे प्रथम खडफिसेस भी कहते हैं ऐसा। ठीक है। फिर आया था कौन सा? विम खडफिसेस। तो दूसरा खडफिसेस था, और कुषाण वंश की स्थापना इसने की थी भारत में। और वैसे कौन था? कुशल कड़फिसेस। भगवान शिव का अनुयायी था ये, और उपाधि ले रखी थी इसने महेश्वर की। सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, डमरू के चित्र मिलते हैं। पहला कुषाण शासक था जिसने भारत में शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। कौन से? विम कड़फिसेस। फिर कनिष्क, तो इस वंश का सबसे महान शासक था। राज्याभिषेक हुआ था 78 ईसा पूर्व में। राजधानियां थी इसकी पुरुषपुर या पेशावर या मथुरा। कर्ण की राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर पर आक्रमण किया और वहां पर कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया। पाटलिपुत्र से इसे बुद्ध का भिक्षा पात्र, अनोखा मुर्गा और अश्वघोष मिले थे। कौन-कौन? अश्वघोष को उठा के ले आया, अनोखा मुर्गा को ले आया और बुद्ध का भिक्षा पात्र। फिर कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था इसने। इसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आयोजन करवाया था। अश्वघोष की पुस्तकें कौन सी थी? बुद्ध चरित्र। ठीक है। इसमें क्या है? बुद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है बुद्ध चरित्र को। फिर क्या है? सारीपुत्र प्रकरण, सौंदर्यानंद और सूत्रालंकार। तो कौन कौन सी है? अश्वघोष की पुस्तक बुद्ध चरित्र, सारीपुत्र प्रकरण, सौंदर्यानंद और सूत्रालंकार। फिर नागार्जुन एवं चरक इसके दरबार में थे। नागार्जुन की पुस्तक थी कौन सी? माध्यमिक कलिका। फिर सुश्रुत, सुश्रुत इसके समकालीन थे। ठीक है। और सुश्रुत शल्य चिकित्सक थे।
पुस्तक थी उनकी शुश्रूषयिता। फिर कनिष्क ने मध्य एशिया पर अधिकार किया था। किसने? कनिष्क ने। भारत का रेशम मार्ग पर अधिकार हो गया था। किस पे? रेशम मार्ग पर अधिकार हो गया था भारत का। फिर नहीं नहीं सॉरी, व्यापार वाणिज्य की दृष्टि से मौर्योत्तर काल भारत का स्वर्ण काल था। कहाँ पे? व्यापार वाणिज्य था ना, उसकी दृष्टि से। फिर कनिष्क ने 5 क्या ये चाओ को नेतृत्व वाली चीनी सेना को पराजित किया था। जो भी है इसको हटा दो। तो बस इतना है, राबाटक अभिलेख किससे रिलेटेड है? कनिष्क से। फिर इसके सैनिकों ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, ऐसा सुनने को मिलता है। कनिष्क महायान सागा का अनुयायी था और बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था इसने। फिर वसुमित्र की पुस्तक थी विव विभाषा शास्त्र थी। फिर हुफशिक की थी, भगवान विष्णु का अनुयायी था ये जो भी था। फिर कुषाणों की विशेषताएं क्या थी? तो कुषाणों ने शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे और कुषाण शासक मंदिरों में अपनी मूर्तियां स्थापित करवाते थे। सिले हुए कपड़े, चमड़े के जूतों का प्रचलन था। घोड़े के लगाम लगाना, जैसे काठी लगाना। और फिर कुषाण शासक देवपुत्र, देवप्रिय उपाधि धारण करते थे। कौन से? देव के पुत्र, देवप्रिय। ठीक है, ये भी। फिर मौर्योत्तर काल में इनको देख लेते हैं, कला और इनमें। तो यहाँ पे व्यापार कैसे था? व्यापार व वाणिज्य का स्वर्ण काल हुआ करता था मौर्योत्तर काल। रेशम मार्ग पर नियंत्रण था। रोमन साम्राज्य अपने चरम पर था। रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार करते थे लोग। मुद्रा प्रणाली विकसित हो गई थी। दक्षिणी भारत में समुद्री व्यापार होता था। दक्षिणी भारत में संगम काल चल रहा था। फिर अरिकामेडु पुडुचेरी से रोमन सिक्के प्राप्त होते हैं। ठीक है। और 46वीं ईस्वी में हिप्पाले ने व्यापारिक भवनों की खोज की थी, तो उससे भी। फिर मौर्योत्तर कालीन की कला देखें तो कला में विभिन्न मूर्ति कला शैलियों का विकास हुआ और मूर्तियों का निर्माण सिंधु घाटी सभ्यता में आरंभ हो गया था, लेकिन सुंदरता व तकनीकता का अभाव था। फिर मध्योत्तर काल में रोमन, ग्रीक, पारसी प्रभाव पड़ा था। कुषाण, सातवाहन शासकों ने मूर्तिकला को संरक्षण दिया था। 3 मूर्तिकला शैलियों का विकास हुआ था, गांधार, मथुरा और अमरावती। गांधार में क्या था? इस पर ईरानी, यूनानी, रोमन शैलियों का प्रभाव था और कुषाण शासकों ने इसे राजकीय संरक्षण दिया था। बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया था। बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां इसी शैली में निर्मित हैं, गांधार में। ये यथार्थवादी और भौतिकवादी शैली है। ठीक है। भगवान बुद्ध को ग्रीक देवता अपोलो के समान दिखाया गया है। बलिष्ठ शरीर, घुंघराले बाल दिखाए हैं। फिर गेरुआ बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। तक्षशिला, बामियान और भीमरान इसके प्रमुख केंद्र हैं। तो उनसे तक्षशिला, बामियान और भीमरान। फिर मथुरा शैली, तो इसमें क्या है? इसे भी राजकीय संरक्षण प्राप्त था, परंतु वास्तविक विकास लोक कला के रूप में हुआ है। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियां भी मिलती हैं इसमें। ठीक है। भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति इसी शैली में थी। यह आध्यात्मिकतावादी शैली है। ठीक है। और बुद्ध को दुबला पतला साधु के समान दिखाया है, लेकिन चेहरे पर अत्यधिक तेज है और अधिकतर मूर्तियां पद्मासन अवस्था में हैं। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। मथुरा, सांची, सारनाथ इसके प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है। लाल बलुआ पत्थर करौली साइड मिलता है, तो वही है। और उसमें कौन सा था? गेरुआ बलुआ पत्थर। फिर अमरावती शैली, तो इसको भी राजकीय संरक्षण प्राप्त था, परंतु विकास इसका लोक कला के रूप में हुआ है। यहाँ पे भी हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध से संबंधित मूर्तियां मिलती हैं। संगमरमर से मूर्तियों का निर्माण किया गया। सातवाहन शासकों ने इसे संरक्षण दिया था। इसके केंद्र है अमरावती, नागार्जुन कोंडा और घंटसाल। ठीक है, तो ये इसके केंद्र है। फिर आगे चलते हैं, आगे आता है गुप्त काल। तो गुप्त काल का संस्थापक था श्रीगुप्त और गुप्त ये था। फिर इसने प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। किसके? प्रभावती गुप्त के पूना ताम्र पत्र अभिलेख में। फिर चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार पाटलिपुत्र में मंदिर का निर्माण करवाया था इसने। फिर इसने महाराज की उपाधि धारण की। महाराज उस समय सामंतों की उपाधि थी। फिर घटोत्कच आता है। प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र से इसकी जानकारी मिलती है, प्रभावती गुप्त के। फिर चंद्रगुप्त प्रथम द वास्तविक संस्थापक है। महाराजा धीराज की उपाधि थी। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी और उससे विवाह किया था कुमार देवी से। राजा रानी प्रकार के सिक्के, विवाह प्रकार के सिक्के, श्री सिक्के चलाए इसने। फिर इसने अपने पुत्र समुद्रगुप्त के पक्ष में सिंहासन छोड़ दिया था। समुद्रगुप्त वंश का सबसे महान शासक था। लिच्छवी दोहित्री और इसकी धरणीबंध इसकी उपाधियां थी, लिच्छवी दोहित्री और धरणीबंध। फिर जानकारी हरिशेन की प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, हरिशेन की। फिर प्रयाग प्रशस्ति में से कवि राज बताया गया है, कवि राजा। हरिशेन समुद्रगुप्त का महासंधि विग्रह था। हरिशेन था ना, वो इसका महासंधि विग्रह था।
इसने उत्तर भारत में 9 शासकों को पराजित किया। उत्तर भारत में समुद्रगुप्त ने प्रसोभोधरण, समूल नाश करना की नीति अपनाई। कौन सा? प्रसबोधरण, सो जो भी है यार, प्रसबोधरण, समूल नाश करने की, सबको उड़ा देंगे। ठीक है। फिर इसने दक्षिण भारत में 12 शासकों को पराजित किया और उनके लिए इसने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति अपनाई। ठीक है। तो कौन सी? ग्रहण मोक्षानुग्रह। ग्रहण मोक्षानुग्रह की तो दक्षिण में और प्रसबोधरण ये उत्तर में। इसने शक शासकों कुषाण, इंडो-ग्रीक, कामरूप, नेपाल, राजस्थान, हरियाणा के गणराज्यों को पराजित किया। समुद्रगुप्त ने 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। अश्वमेध सिक्के, ठीक है, पर इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन नहीं करवाया कभी। फिर वीणा वादक सिक्के, तो फिर एक धनुर्धर सिक्के, एक व्याघ्रहंता सिक्के, तो शेर को मार रहा है वो सिक्के, जिसमें धनुष चला रहा है वो, वीणा चला रहा है, वीणा बजा रहा है वो। फिर परशु सिक्के, जिसमें कुल्हाड़ी का अंकन किया गया है परशु सिक्के में, और गरुड़ सिक्के। तो सबसे प्रसिद्ध सिक्का था गरुड़ सिक्का, और ये गुप्त शासकों का राजकीय धर्म था, भागवत धर्म, इसलिए। फिर रामगुप्त आया है, ठीक है। तो विशाखदत्त की देवी चंद्रगुप्त के अनुसार रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी थी, ठीक है। और बस वही है। फिर शक शासक रुद्र सिंह तृतीय ने इसकी पत्नी की मांग की। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने रुद्र सिंह तृतीय और रामगुप्त की हत्या कर दी और ध्रुव स्वामिनी से विवाह कर लिया, शासक बन गया, बस टाइम पास। आगे चलो। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया। विक्रमादित्य कहते हैं इसको, परमेश्वर कहते हैं, परम भट्टारक कहते हैं, सकारी कहते हैं। तो परम भट्टारक, शकारी, शकों को हरा दिया इसलिए। फिर अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय की हत्या की और सकारी उपाधि धारण की। अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकटक शासक रुद्रसेन द्वितीय से किया था इसने, प्रभावती। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी प्रभावती गुप्त। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात शासन प्रभावती गुप्त के पास आ गया था। फिर मेहरौली के लौह अभिलेख के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय ने बहलिको को पराजित किया। किसको? बहालिको जो भी है, ठीक है। फिर लौह स्तंभ का संबंध चंद्रगुप्त से है। इसके दरबार के नवरत्न थे कौन? कालिदास थे, वरामिहिर थे और शपणक थे। शपणक, कालिदास, वरामिहिर, शपणक, शंकु, वररुचि, धन्वंतरी, अमर सिंह, वेताल भट्टी और घटक घटरक पर जो भी है ये। तो कालिदास, वरामिहिर, शपणक, शंकु, वररुचि, धन्वंतरी, अमर सिंह, वेताल भट्टी और घटक पर। फिर इसके समय चीन यात्री फाहियान भारत आया। फाहियान चंद्रगुप्त के नाम का उल्लेख नहीं करता। फाहियान स्थल मार्ग से भारत आया था। वह जहाज द्वारा ताम्रलिप्ति बंदरगाह से वापस चीन लौट गया, ताम्रलिप्ति से। फिर फाहियान बौद्ध धर्म की जानकारी के लिए भारत आया और उसने पुस्तक लिखी फुवो खोखी। फिर कुमारगुप्त, सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिलते हैं और गुप्त शासकों में सर्वाधिक सोने के सिक्के भी कुमारगुप्त के मिलते हैं। बयाना भरतपुर से सिक्कों का ढेर मिला है। फिर चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार शंकरादित्य ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था, तो कुमारगुप्त ने, ठीक है। इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञ के घोड़े को पुष्यमित्र ने पकड़ लिया था। स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख के अनुसार कुमारगुप्त के पुत्र स्कंदगुप्त ने पुष्यमित्रों को पराजित किया था। कुमारगुप्त की उपाधियां थी शंकरादित्य और महेंद्रादित्य। फिर स्कंदगुप्त आया, तो ये सौराष्ट्र के गवर्नर प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। तो इसके अनुसार जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार जो इसका जो गवर्नर था प्रणदत्त के पुत्र चक्रपालित, उसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था, यानी स्कंदगुप्त ने करवाया था। फिर जूनागढ़ के अनुसार इसने हुणों को पराजित किया था, ठीक है। और इस झील के समीप विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था स्कंदगुप्त ने। फिर ये विष्णुगुप्त था, इस वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। फिर हुण आ गए थे। फिर है सुदर्शन झील, ये काठियावाड़ गुजरात में है। तो चंद्रगुप्त मौर्य, मतलब सुदर्शन झील के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका पुष्यगुप्त था गवर्नर। फिर अशोक मौर्य, उसके टाइम पे तुषास था। रुद्रदमन के टाइम पे था सुविशाख और स्कंदगुप्त के टाइम पे था चक्रपालिक। तो ये निर्माण करता और पुनर्निर्माण। तो निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे पुष्यगुप्त, फिर अशोक मौर्य, तो तुषाश्व, रुद्रदामन, इसके समय सुविशाख, स्कंदगुप्त के टाइम पे चक्रपालिक। फिर मौर्यकालीन शासकों ने ये जो भी है, ठीक है। फिर जो सिक्के देख लेते हैं भारत के, तो निष्क ऋग्वेद काल में जो चलते थे,
उनको निष्क कहते थे। ऋग्वेदिक कालीन या उत्तर वैदिक कालीन नाग का आभूषण निष्क था। भारत में आरंभिक सिक्कों को आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाते थे। यूनानियों में लेख युक्त सिक्के चलाई, किन्होंने? यूनानियों ने। फिर मौर्य काल में सिक्के चलते थे, वो कौन से थे? सुवर्ण, सोने का सिक्का। फिर काशार्पण, धरण, पर्ण, ये होते थे चांदी के सिक्के। कौन से? काशार, पर्ण, धरण और पर्ण। फिर भाषक या काकणी, ये होते थे भाषक या काकणी होते थे तांबे के सिक्के। फिर कुषाण, कुषाणों ने चलाए शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए थे सबसे ज्यादा। और शक और इन्होंने तो चांदी के सिक्के चलवाए थे। सातवाहन ने चलाए थे सीसे और पोटीन के सिक्के। फिर गुप्तों ने चलवाए थे सर्वाधिक सोने के सिक्के, इन्होंने सबसे ज्यादा शुद्ध चलाए थे कुषाणों ने। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे, चंद्रगुप्त सेकंड था ना उसने। फिर कुमार गुप्त ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलवाए थे। फिर कुमार गुप्त ने मयूर शैली के सिक्के चलवाए थे, मयूर शैली के। फिर कार्तिकेय भक्त था ये, ठीक है। कौन? कुमार गुप्त, जो एकमात्र उत्तर भारत शासक है जो कार्तिकेय का भक्त था। फिर है गुप्तकालीन साहित्य। तो यहाँ पे रामायण की रचना हुई थी, वाल्मीकि ने करवाई थी। आरंभ में 6000 श्लोक थे, कालांतर में इसमें 24,000 हो गए थे, जो कि वर्तमान में है। और इसे चतुर्विश सहस्त्र कहा जाता है। तो चतुर्विश सहस्त्र संहिता कहा जाता है और इसके अध्याय को कांड कहा जाता है, ठीक है। फिर इसमें 7 कांड हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। फिर आता है महाभारत। तो वेद व्यास ने इसकी रचना की थी और गणेश जी ने इसको लिखा था। इसमें 8000 श्लोक थे, अब कितने हो गए इसमें? 24,000 हो गए थे कालांतर में, और अब तो इसमें कितने हो गए? 1,00,000। तो अब इसे कहा जाता है सत सहस्त्र संहिता, सत सहस्त्र संहिता। और जब इसमें 24,000 श्लोक थे तब इसे कहा जाता था भारत संहिता। और इसके अध्याय को कहा जाता है पर्व। और इसमें कितने पर्व हैं? 18 पर्व हैं। महाभारत के छठे पर्व को भीष्म पर्व कहते हैं, जिसमें भगवत गीता का उल्लेख है। और भगवत गीता में 8 अध्याय हैं, ठीक है। और इसमें अवतारवाद का उल्लेख है भगवत गीता में। तो महाभारत के छठे पर्व में तो भीष्म पर्व है। भीष्म पर्व में कौन सा है? भगवत गीता। और भगवत गीता में 18 अध्याय है, 18 अध्याय में अवतारवाद का उल्लेख है, ठीक है। फिर गैर धार्मिक साहित्य है, जिसमें देखें कालिदास है, उसने 2 काव्य लिखे हैं, रघुवंशम और कुमार संभवम। तो कुमार संभव में तो शिव के पुत्र कार्तिकेय की कहानी है, रघुवंश में राम के वंश की कहानी है। फिर 2 अर्थ काव्य लिखे, मेघदूत जो पति की वेदना बताता है, ऋतु संहार पत्नी की विरह वेदना बताती है, तो मेघदूत। और ऋतु संहार। फिर नाटक लिखे हैं, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशी और अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। तो ये सब है। तो एक जिसमें मालविका अग्निमित्र में तो शुंग राजकुमार अग्निमित्र और मालविका की कहानी है। विक्रमोर्वशी में पुरूरवा और उर्वशी की कहानी है, पुरूरवा और उर्वशी। अभिज्ञान शकुंतला में दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है, ठीक है। फिर आगे चलें तो भाष की पुस्तक है स्वप्न वासव दत्त। इसमें वत्स के शासक उद्यन और अवंती के शासक प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता की कहानी है। तो वासवदत्ता और उद्यन की कहानी है स्वप्न वासव दत्त में। फिर यह भारत का प्रथम नाटक है। तो प्रथम नाटक था कौन सा? स्वप्न वासव दत्त। फिर एक इसकी दूसरा है प्रतिज्ञा योग धारणय। तो प्रतिज्ञा योग धारण, यार क्या नाम है? प्रतिज्ञा योग धारण, ठीक है। तो स्वप्न वासव दत्त का द्वितीय भाग है ये, प्रतिज्ञा योग अनुधारण। फिर चारुदत्तम काल्पनिक घटनाओं पर आधारित पुस्तक थी भास की। तो भास की 3 पुस्तक है, स्वप्नवासदत्तम, प्रतिज्ञा योगधारण और चारुदत्तम। फिर शूद्रक की थी मृच्छकटिकम, मिट्टी की गाड़ी की कहानी है, ठीक है। और एक आम आदमी को नायक बनाया है। फिर पुस्तक आगे चलें, फिर आता है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। फिर है वात्सायन की कामसूत्र। और अमर सिंह की थी अमरकोश। वत्स भट्टी की थी रावण वध। माघ की थी शिशुपाल वध। और चंद्रगौमिन व्याकरण। कामनदक की थी नीतिशार। किसकी? कामनदक। और क्षेमेंद्र की थी वृहत कथा मंजरी। कामनदक की नीतिशार, चंद्रगौमिन की चंद्रगौमिन व्याकरण, माघ की शिशुपाल वध, वत्स की भट्टी, अमर सिंह की अमरकोश, वात्स्यायन की कामसूत्र, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, ठीक है। तो ये है। फिर आगे चलें अपन।
तो आता है गुप्तकालीन मूर्तिकला। तो धातु की व पत्थर की मूर्तियाँ मिलती हैं और इस काल में मकरवाहिनी, गंगा, कुम्भवाहिनी, यमुना, अर्धनारीश्वर, हरिहर की मूर्ति बनना प्रारंभ हो गई। हालाँकि ये मूर्तियाँ मौर्योत्तरकालीन मूर्तियाँ जितनी सुंदर नहीं थी, परंतु इसमें नग्नता का अभाव था। ठीक है? तो इनमें नग्नता का अभाव था। मतलब पुरानी जो बन रही थी मौर्यों के बाद में उतनी सुंदर तो नहीं थी, पर इनमें नग्नता भी नहीं थी। ठीक है? फिर आगे चलें तो यूपी के सुल्तानगंज से धातु की 8 फीट लंबी मूर्ति प्राप्त हुई है, ठीक है? फिर प्रमुख शहर थे मथुरा, सारनाथ, काशी, सांची। फिर चित्रकला तो अजंता और बाघ की गुफाओं से मिलते हैं चित्र या टेम्पेरा और फ्रेस्को चित्र मिलते हैं। चित्रों में रंगों का सर्वाधिक सुंदर मिश्रण किया गया है। फिर अजंता की गुफाओं देखें तो गुफाओं की खोज मद्रास मद्रास प्रेसिडेंसी के सैनिकों ने की थी। इसमें 29 गुफाएं हैं, ठीक है? और गुफा 1, 2, 9, 10, 1, 2, 9, 10, 16, 17 के चित्र सुरक्षित हैं। गुफा 1 और 2 ये 6वीं व 7वीं शताब्दी की है। गुफा 1 में चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वारा फारस के दूत का स्वागत करते हुए दिखाया गया है पहली में तो। फिर गुफा नंबर 9वीं और 10वीं मौर्योत्तरकालीन है। 2nd बीसी से 2nd एडी के मध्य की है। ठीक है? फिर गुफा नंबर 16-17 ये निर्माण कर पाया वाकाटक का नरेश हरिसेन के मंत्री वराहदेव ने। ठीक है? तो वराहदेव ने करवाया है वाटक का नरेश हरिसेन के मंत्री ने। फिर 16वां और 17वां में मरणासन राजकुमारी का चित्र मिलता है, ठीक है? 17 को चित्रशाला कहा गया है, गुफा नंबर 17 को चित्रशाला, ठीक है? और इसमें भगवान बुद्ध से संबंधित घटनाओं जैसे महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण के चित्र मिलते हैं गुफा नंबर 17 में। गुफा नंबर 17 एक माता एवं शिशु का चित्र दिखाता है जो भगवान बुद्ध की पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल का है। इन सभी गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र अधिक मात्रा में मिलते हैं। तो 17वें नंबर की इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे बुद्ध जी से ज़्यादा मिल रहे हैं और 16वें नंबर की में मिल रहा है मरणासन राजकुमारी डाइंग प्रिंसेस। फिर बाघ की गुफाएं इसने खोजा था डेंजर फील्ड ने, तो डेंजर फील्ड ने खोजा था बाघ की गुफाओं की संख्या 9 है। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित चित्र मिलते हैं। फिर है बाघ की कहाँ पे एमपी में, ठीक है? फिर गुप्तकालीन साहित्य स्थापत्य कला सॉरी तो स्थापत्य में मिलते हैं आरंभिक मंदिर स्टार्ट हो गए थे चबूतरा नुमा हुआ करते थे, ठीक है? फिर मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक विकास गुप्त काल में हुआ है, ठीक है? और चबूतरा के ऊपर एक कक्ष बनाए जाने लगा था जिसे गर्भगृह कहते थे। ऊपर शिखर और गर्भगृह से जुड़ा हुआ होता था, ठीक है? तो कौन सा था? इसके ऊपर शिखर एवं गृह से जुड़ा हुआ होता था और दक्षिणा पथ बनाए जाने लगा था, ठीक है? तो बस यही था। फिर शिखर था ना वो ऊपर की तरफ क्रमशः छोटा होता जाता था और गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण झांसी के पास जो दशावतार मंदिर है ना वहां से मिलता है देवगढ़। झांसी के पास देवगढ़ का दशावतार मंदिर। फिर इस समय पंचायतन शैली भी मंदिरों में बनने लगी थी, ठीक है? तो कुछ अन्य प्रसिद्ध मंदिर देखें तो भूमरा का शिव मंदिर मध्य प्रदेश में है। तिगवा का विष्णु मंदिर एमपी में है। नाचना कुठारा का पार्वती मंदिर एमपी में। तो एमपी में कौन कौन से? भूमरा का शिव मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, नाचना कुठारा का पार्वती मंदिर और फिर एक है झांसी के पास देवगढ़ दशावतार मंदिर। तो ये यूपी में है, ठीक है? फिर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, ठीक है? छत्तीसगढ़। झांसी के पास तो यार एमपी में ही है, सॉरी, ठीक है? फिर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ में और भीम की चौकी मुकुंदरा ये कहाँ है? कोटा में है। और भीतरी गांव का विष्णु मंदिर ये उत्तर प्रदेश में है, भीतरी गांव। तो एक तो कौन सा अपना देखा देवगढ़ झांसी दशावतार मंदिर एमपी। फिर भूमरा का शिव मंदिर, ठीक है, एमपी। तिगवा का विष्णु मंदिर एमपी। नाचना कुठारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्वती मंदिर एमपी। फिर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। फिर है भीम की चौकी मुकुंदरा कोटा में है। और फिर एक है भीतरी गांव का विष्णु मंदिर उत्तर प्रदेश में। ये सब ईंटों से निर्मित हैं, ठीक है? और ईंटों का मंदिर भी कहा जाता है किसको? विष्णु मंदिर को, तो क्योंकि ये तो ईंटों से ही निर्मित है। फिर आगे चले अपन गुप्तकालीन विज्ञान व प्रौद्योगिकी। तो प्राचीन भारत का स्वर्ण काल है ये। और मेहरौली दिल्ली से चंद्रगुप्त द्वितीय का लौह स्तंभ मिलता है जो गुप्तकालीन रसायन विज्ञान का अनुपम उदाहरण है, ठीक है?
इसमें कभी जंग नहीं लगता, कौन से में, जो ये मैरोली से अपना लोह स्तंभ मिला है। फिर आता है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम सौरमंडल का केंद्र बताया, सूर्य को, पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा बताया। आर्यभट्ट ने सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के बारे में बताया। ठीक है, इसने पाई बताया, त्रिभुज के क्षेत्र का मान दिया, और इसके नाम पे इसकी पुस्तक है। ठीक है, कौन सी? आर्यभट्ट में है दशगीतिका सूत्र है और सूर्य सिद्धांत है। फिर वरामिहिर है, उसकी कौन कौन सी है? पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, लघु संहिता और बृहद जातक। तो वरामिहिर की है पंच सिद्धांतक, बृहद संहिता और कौन सी है? पंच सिद्धांतक। फिर है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की कौन कौन सी पुस्तक है? तो इसके हैं ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंडक खाद्य। तो ब्रह्म स्फुट सिद्धांत और खंडक खाद्य। फिर भास्कराचार्य, इसकी है बृहत भास्कर और लघु भास्कर। ठीक है। फिर भास्कराचार्य द्वितीय आया, तो इसने किताबें लिखी कौन सी? बीज गणित, गणिताध्ययन, गोलाध्ययन और लीलावती। तो भास्कराचार्य द्वितीय है, तो इसकी है लीलावती, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है भागवत। भागवत की पुस्तक थी कौन सी? अष्टांग हृदय। तो भागवत की अष्टांग हृदय और आयुर्वेद पर आधारित। ठीक है। फिर पाल काव्य। पाल काव्य की थी हस्ती आयुर्वेद। तो भागवत की थी अष्टांग हृदय और पाल काव्य की थी हस्ती आयुर्वेद। फिर अज्ञात लेखक है जिसकी थी नवनीत नवनीत कम। ठीक है। फिर गुप्त काल का धर्म देखें, तो इसने वैष्णव धर्म था इसका तो। ठीक है, पर इसके शासक सहिष्णु थे। ठीक है। फिर इसने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को बौद्ध गया में विहार बनाने की अनुमति दी थी समुद्रगुप्त ने। ठीक है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री वीरसेन शिव भक्त था या शैव धर्म का न्यायी था, और उदयगिरी के शिव मंदिर को बड़ा दान दिया था उसके मंत्री वीरसेन ने। फिर इस समय शैव धर्म, वैष्णव धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शाक्त धर्म, सभी धर्म का सामूहिक विकास हुआ था। हरिहर, अर्धनारीश्वर, मकरवाहिनी, गंगा, कर्मवाहिनी, यमुना की आराधना होने लगी थी। षड दर्शन का भी विकास इसी काल में हुआ है। फिर यहाँ का प्रशासन देखें, तो राजतंत्रात्मक वंशानुगत शासन था। राजा महाराजा धीराज परमेश्वर उपाधि धारण करते थे। सभी शक्तियों का केंद्र होता था राजा। इस समय वेतन के रूप में अनुदान दिया जाता था, और जिससे सामंतवाद का विकास हुआ था, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हुआ था। राजा के प्रमुख मंत्री कौन थे? महासंधि विग्रह। तो युद्ध व शांति का मंत्री हुआ करता था महासंधि विग्रह। फिर महादंड नायक, तो न्यायाधीश होता था। महाबलाधिकृति, बला महाबलाधिकृत होता था सेनापति। दंड पाशिक होता था प्रमुख पुलिस अधिकारी, दंड पाशिक। फिर महाअक्षपटलिक, तो अभिलेख और राजस्व अधिकारी होता था कौन? महाअक्षपटलिक। अभिलेख का, राजस्व का अधिकारी महाअक्षपटलिक। फिर विनय स्थिति स्थापक धार्मिक और नैतिक मामलों का प्रमुख होता था। फिर कर्णिक कर्णिक होता था बाबू। तो विनय स्थिति स्थापक होता था धार्मिक व नैतिक मामलों का प्रमुख, कर्णिक होता था बाबू। दंड पाशिक होता था प्रमुख पुलिस अधिकारी। महाअक्षपटलिक होता था अभिलेख व राजस्व अधिकारी। महाबलाधिक बल्दिकारी होता था सेनापति। महादंड नायक न्यायाधीश। फिर प्रांतीय शासन में, तो गुप्त में प्रांत को विषय या भुक्ति कहते थे, वीति कहते थे संभाग को, पेट पेट कहते थे तहसील को, और ग्राम कहते थे किसको? निम्नतम इकाई थी इसकी। तो ग्राम ग्राम के वो होता था तहसील, तहसील यानी पेट, तो ग्राम पेट। फिर विधि विधि यानी संभाग, और फिर होता था विषय जो का प्रांत। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट हो गया एक तरह से विषय या भुक्ति, फिर बीथी हो गया संभाग, पेट तहसील, ग्राम ग्राम। ठीक है। फिर कुछ इतिहासकारों के अनुसार भुक्ति राष्ट्र होता था और विषय राज्य को कहते थे। ठीक है। फिर आर्थिक स्थिति देखें, तो विदेशी व्यापार में गिरावट आई क्योंकि रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था इस समय। चीन व पूर्वी देशों के साथ व्यापार होता था, लेकिन व्यापार केवल वस्तु विनिमय द्वारा होता था, क्योंकि तत्कालीन समय की भारत की एक भी विदेशी मुद्रा नहीं मिली है। ठीक है, तो यहाँ पे विदेशी मुद्रा नहीं मिली है भारत की। फिर फायान ताम्रलिप्ति बंदरगाह द्वारा श्रीलंका होते हुए चीन गया था। फायान के अनुसार भारत में कौड़ियों से व्यापार होता था। फिर गुप्तकालीन सोने के सिक्के बड़ी मात्रा में प्राप्त होते हैं, सोने के सिक्के। फिर इनका प्रयोग उपहार, धन संचयन हेतु किया जाता था। चांदी, तांबी के सिक्के कम मात्रा में मिलते हैं। घरेलू व्यापार अधिक होता था यहाँ पे। फिर सामाजिक स्थिति देखें, पितृसत्तात्मक थी। समाज 4 वर्णों में विभाजित था। जाति प्रथा का प्रचलन था।
स्पृश्यता भी थी, मतलब अनटचेबिलिटी भी थी। शूद्रों को वार्ता का अधिकार था, तो मतलब बात कर सकते थे शूद्र लोग। फिर वर्ण संकर जातियाँ गाँव से बाहर रहती थी, जैसे गुप्तकालीन साहित्य में महिलाएँ शूद्र प्राकृत भाषा में संवाद करते थे। तो महिलाएँ और शूद्र तो प्राकृत भाषा में संवाद करते थे। ठीक है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार कम था, पर था। विधवा विवाह को बुरा माना जाने लगा था, पर होता था। फिर बाल विवाह में सती प्रथा जैसी बुराइयां थी। बाल विवाह होती थी, सती प्रथा होती थी। सती का पहला प्रलेख ऐरण अभिलेख में मिलता है। ठीक है, फिर ऐरण अभिलेख के अनुसार सेनापति गोपराज की पत्नी सती हुई थी। सेनापति गोपराज की पत्नी। फिर पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था इस टाइम पे, और इस समय आपद धर्म की अवधारणा प्रचलित हुई थी, आपद धर्म की अवधारणा। फिर मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त ब्राह्मण था, लेकिन वह व्यापार करता था। चीनी यात्री हेवेन सांग के अनुसार सिंध, कच्छ, मालवा में शूद्रों का शासन था। कहाँ पे? सिंध में, कच्छ में और मालवा में। फिर इंदौर ताम्र पत्र के अनुसार क्षत्रिय घोड़ों का व्यापार करते थे, इंदौर ताम्र पत्र के अनुसार। फिर गुप्त काल में कली विच्य की अवधारणा विकसित हुई, कली वज्य की। वैश्यावृत्ति का प्रचलन था। वृद्ध वैश्याओं को कूटनी कहा जाता था, कूटीनी। तो वृद्ध वैश्या ही हो जाती थी ना, उनको कुटीनी कहा जाता था। फिर धार्मिक स्थिति देखें तो गुप्त शासकों ने भागवत धर्म को संरक्षण दिया, लेकिन सहिष्णु थे ये। फिर श्रीलंका के शासक मेघवर्मन को बोधगया में विहार बनाने की अनुमति दी, किसने? समुद्रगुप्त ने। और फिर चंद्रगुप्त द्वितीय का महासंगी संधि विग्राहक वीरसेन भगवान शिव का अनुयायी था, और उदयगिरी के पास शिव मंदिर को दान दिया था उसने। फिर गुप्त काल में भागवत धर्म के साथ साथ शैव, शाक्त और सब धर्म का विकास हुआ था, और अपन ने देख लिया है षड दर्शन और इनकी विकास हुआ।